5 राज्यों के चुनावों के नतीजे तो कल आ जाएँगे, आपको कुछ ही घंटे बाद आ जाएँगे। और ये जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिज़ोरम, इन राज्यों के नतीजे अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि जब 24 का चुनाव आएगा तो उसको लोग उससे जोड़ करके देखेंगे। जबकि सच बात तो ये इससे जोड़ना घटाना नहीं चाहिए। कोई भी चुनाव जो है सेमीफाइनल नहीं होता, ये बिल्कुल एक मेरा पक्का मानना है। क्यों? क्योंकि उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर मान लीजिए इस चुनाव में कुछ जो आप सोच रहे हैं या जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें कुछ उल्टा-पुल्टा भी होता है, तो उससे 24 का चुनाव बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक को उत्साह हो जाए, एक थोड़ा उछलने-कूदने ज़्यादा लग जाए पार्टी, दूसरी पार्टी को और रणनीति में जुटने जाए और फिर स्थितियाँ बदल सकती हैं, थोड़ी बहुत परसेप्शन बदल सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हर चुनाव अपने आप में एक फाइनल होता है और उसी फाइनल चुनाव के नतीजे उस राज्य को, उस देश को, उस केंद्रीय नेतृत्व की पार्टी को प्रभावित करते हैं। तो हम बात कर रहे थे इन 5 राज्यों के चुनावों की और 5 राज्यों के चुनाव में जब कल 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, तो दुगदुगी लोगों की बढ़ती जाएगी। 10 से बजे तक, 11 बजे तक तो ऐसा लगेगा कि हाँ, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन ये पक्का मानिएगा आप, ये 3 राज्य जो बल्कि 4 कहना चाहिए, तेलंगाना समेत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना, इन चारों राज्यों में क्योंकि कल 4 ही राज्यों की मिज़ोरम की सोमवार को होगी। इन चारों राज्यों की मतगणना के आप ये नहीं हो सकता कि पहले जो जो आमतौर पे होता है कि 10 बजे तक चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन कल ऐसा नहीं होने जा रहा है। कल आपकी दुगदुगी बनी रहेगी क्योंकि कब कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, इसका बहुत अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। वजह उसकी क्या है? बहुत क्लोज़ फाइट है। क्लोज़ फाइट सीटों की नहीं होगी नहीं जाने में, लेकिन ये क्लोज़ फाइट जो है मतों के अंतर की होगी, जिससे आगे-पीछे होता रहेगा। आपने देखा होगा कि एग्ज़िट पोल में भी क्या हुआ था? एग्ज़िट पोल में तो अजीब तमाशा हुआ। मैं इसे तमाशा कहूँगा, मनोरंजन कहूँगा, इससे ज़्यादा एग्ज़िट एग्ज़िट पोल को कुछ नहीं कहूँगा। वजह क्या है? एग्ज़िट पोल की जो साइंस है वो अब खतरे में पड़ती चली जा रही है या उसको ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। होता क्या है एग्ज़िट पोल में कि जब भी कोई मतदाता बाहर आता है वोट डाल करके तो आप उससे पूछ लेते हैं माइक पे कि भाई साहब कहाँ किसको वोट दिया, क्यों दिया, क्या किया और क्या मुद्दे थे? आदमी है, औरत है, गाँव की है, देहात की है, ये सब जानने की आप कोशिश करते हैं और फिर पूछते हैं किसको वोट दिया? तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अखिल श्रीवास्तव या हमारे जो कैमरामैन साथी हैं वो कोई बता ही दें कि हमने किसको दिया। आज गांव का आदमी, शहर का आदमी सब बहुत चालाक है और कुछ पार्टी कार्यकर्ता ज़रूर आपको बता सकते हैं। तो वो साइंस धीरे-धीरे फेल होती जा रही है और यही वजह है कि एक जगह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी को 151 सीटें तक दिखाई जा रही हैं। एक में 149 दिखा दी गई है, एक में 90 तक ही आए हैं वो। तो वो संभावना ऐसा नहीं वहाँ खत्म हो रही थी, लेकिन वो कम ज़्यादा इतना अंतर है। तो अगर एक साइंस है तो साइंस में एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले में अगर एक फार्मूला है 2O2 का तो तय बात है उसमें तो कुछ पानी-वानी की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी केमिकल लोचा हो सकता है, पॉलिटिकल लोचा या केमिकल लोचा हो सकता है। लेकिन कल जो होगा, होगा। हम आपको ये मान के जो हालात चल रहे हैं, उसमें आपके मुख्यमंत्रियों को के नाम बताने जा रहा हूँ मैं। नाम इसलिए बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो हालात हैं, उसमें अगर वो पार्टी जीतती है, तो उन मुख्यमंत्रियों का या उन नेताओं का मुख्यमंत्री तक पहुंचना आसान होगा। बाकी कोई बहुत चमत्कार की उम्मीद मैं नहीं अभी कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। 15 साल तक एक खेप में मुख्यमंत्री रहे, दूसरी खेप में 3.5 पौने 4 साल रहे और वो पौने 4 साल के बाद अब फिर मतदान में है, चुनाव में है। 18 साल की सत्ता के बाद भी जो आमतौर पे माना जाता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी की हवा होनी चाहिए, वो कम से कम मुझे तो नहीं दिखी। कुछ एक लोग नाराज़ हैं, खूब नाराज़ भी हैं, कुछ विधायकों से नाराज़ दिखे, कुछ स्कीमों के सही तरीके से लागू होने पे नाराज़ दिखे, लेकिन ओवरऑल ये नहीं हुआ कि नहीं साहब हम तो सीधे-सीधे मतलब विद्रोह कर देंगे, जो पलटने की स्थिति हो। और यही वजह है कि एग्ज़िट पोल में
भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। और आगे जब दिख जाएगी तो आप पूछेंगे भाई साहब मुख्यमंत्री कौन होगा? तो जनाब मुख्यमंत्री इस बार तमाम विरोधी स्थितियों, तमाम केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा अनदेखा करने, देखा करने, फिर स्वीकार करने, फिर आगे बढ़ने, वो शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे रहेगा। वजह क्या है उसकी? वजह उसकी ये है, उन्होंने जिस शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी है। शुरुआत के दौर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको बहुत भाव नहीं दिए, उनकी योजनाओं को लेकर के उनको लग रहा था कि कुछ नहीं चल पाएगी बात। लेकिन लाडली योजना ने जो कमाल दिखाया पिछले 8-9 महीने में, उसके बाद उनका ग्राफ ऊपर चलता चला गया। महिलाओं की योजनाएं उनके साथ पहले ही चल रही थी और उसकी वजह से वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उपयुक्त और मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी आपको, शिवराज सिंह चौहान के साथ एक बड़ी बात है। भारतीय राजनीति में इस समय जनगणना को लेकर के बड़ा बवाल मच रहा है और पिछड़े अगड़े का लेकर शिवराज भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग के और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के तो अकेले और बाकी पिछड़े वर्ग के बड़े नेता के तौर पर पार्टी में उभर रहे हैं और काउंटर करने के लिए उनको कोई और वहाँ नज़र नहीं आता। और विपक्ष को ख़ास तौर से अगर कोई कोशिश की भी जाए तो विपक्ष जो है वो बहुत अलग अलग किस्म की बातें कर सकता है, करेगा, राजनीति है तो करेगा ही करेगा। तो इस लिहाज से वहाँ शिवराज सिंह चौहान बड़े नेतृत्व में हैं। और शिवराज के साथ एक और अच्छी बात जाती है कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी कमलनाथ ने कम की है। मैं शब्द फिर दोहरा रहा हूँ कि शिवराज की एंटी इनकम्बेंसी कमलनाथ ने कम की है। कमलनाथ जो 1.25 साल मुख्यमंत्री बने, वो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी उन्होंने खा ली और फिर जो 15 महीने की एंटी इनकम्बेंसी थी, उससे उसका फ़ायदा और उसका रणनीति गुणा भाग शिवराज को मिला और वो शिवराज अभी अपने पद पर हैं और आगे भी उसी हिसाब से चलने की उम्मीद है। ये ध्यान रखिएगा, ये उम्मीद है, ये कोई रास्ता नहीं है। हम तो सिर्फ जोड़ घटाव बताते हैं आपको। पिछली बार का अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको ये पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 109 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 114 मिली थी, 2 बीएसपी की मिली थी, अन्य के खाते में 5 गई थी। लेकिन सरकार 1.5-1.25 साल बाद पहले कांग्रेस ने बनाई थी, अब कुछ जोड़ घटा करके, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने वो कमाल किया, 1.5 दर्जन विधायकों को अपने पाले में ले आए और फिर उनका इस्तीफा दिलाया और फिर वो पूरी तरीके से सरकार में रहे। दूसरी बात राजस्थान की। राजस्थान 200 सीटों का राज्य है, वो 200 सीटों का राज्य है और 200 सीटों में 199 पर वहाँ चुनाव हो रहा है। राजस्थान में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में थी, 73 पे थी, कांग्रेस 100 पे थी, बीएसपी 6 पे थी, 20 अन्य के खाते में थे। कांग्रेस 100 ही पे थी, यानी कि बिल्कुल धागे पर। इस बार भी मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति बड़े कांटे के मुकाबले की होने जा रही है। वो बात दूसरी कि यहाँ पे भी कुछ चैनलों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बराबर का मुकाबला दिखाया है। कुछ भारतीय जनता पार्टी को 135 तक सीटें दे रहे हैं और कुछ 70-80 तक पहुंचा रहे हैं। पोल ऑफ पोल अगर आप देखें, सब चैनलों का और सब एजेंसीज का पोल ऑफ पोल देखेंगे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पे भी ये सवाल बड़ा सारा है कि क्या वसुंधरा, जो खुद 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, भैरों सिंह शेखावत पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री की शिष्या रह चुकी हैं, क्या वो फिर उनका दांव काम आएगा महिला का? क्या उनकी सक्रियता, जो एक बार केंद्रीय नेतृत्व उनको लगभग किनारे कर चुका था पिछली बार हार के बाद, और वो बार बार केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती भी देती रही हैं, उपाध्यक्ष बनाई गई लेकिन यहाँ पर नहीं आई दिल्ली, लेकिन फिर भी अपने साथियों के साथ खूब रहीं और यही वजह है कि उनको अनदेखा आखिरी तक नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के जीतने की स्थिति में उनके तीसरी बार मुख्यमंत्री होने के इसलिए भी चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वो भैरों सिंह शेखावत की शिष्या हैं और उन्होंने अपनी रणनीति के तहत 12 से ज़्यादा जो पूर्व विधायक थे उनको निर्दलीय भी खड़ा करने में सहयोग किया है, उनके लिए वो आगे रही हैं।
ताकि अगर बाद में भारतीय जनता पार्टी कुछ कम ज़्यादा पे भी रहे तो वो उनका निर्दलियों का सपोर्ट ले सके। अशोक गहलोत साहब वहाँ कमज़ोर है, लेकिन अशोक गहलोत ने जैसा काम किया है उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी होगी। अशोक गहलोत ने आखिरी के दिनों में अपनी चीज़ें ठीक की, जबकि 4 साल उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारे घोटाले के आरोप लगाए, छात्रों के पेपर लीक के आरोप हुए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएँ रहीं, लेकिन फिर उन्होंने भी योजनाएँ और खूब जो आजकल रेवड़ी कल्चर है वो खूब बाँटा-बूटा गया और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी भी उनकी ही पिच पर आना पड़ा उन्हें। और लेकिन ऐसा लगता है कि वो सब बहुत काम नहीं आ रहा है। वहाँ सरकार वसुंधरा राजे की और बनना इसलिए भी तय है कि केंद्रीय आलाकमान के सामने वसुंधरा को रखना एक मजबूरी होगी। क्यों? क्योंकि अभी इसके 2 राज्यों में ख़ास तौर से क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी 2024 के जो चुनाव होने हैं, उसके मद्देनज़र किसी भी बड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी नाराज़ नहीं करना चाहेगी। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ 90 सीटों का सदन है। पिछली बार 15 भी भारतीय जनता पार्टी 15 पर आ गई थी और वो भी तब आई थी कब? रमन सिंह 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रह चुके थे और भूपेश बघेल जो थे वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 5 साल उन्होंने दौड़-भाग की, लड़ाई झगड़ा किया, संघर्ष किया और उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी सरकार कांग्रेस को बहुमत मिला, 68 सीटें आ गईं, बीएसपी के 7 सीटें थीं। लेकिन भूपेश बघेल को फाइनली वहाँ उनको उसका मुख्यमंत्री बनाया गया और टीएस सिंहदेव जो दूसरे एक नेता थे, जो अभी भी अब तो आजकल तो कुछ महीनों के लिए ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं वो, 70 साल की उम्र में हैं और उनसे ये वायदा कांग्रेस आलाकमान ने कर लिया था कि हम आपको 2.5 साल बाद बना देंगे। लेकिन भूपेश बघेल की परफॉर्मेंस और उनकी ज़मीनी जुड़ाव, बढ़ता हुआ ज़मीनी जुड़ाव उनके बहुत काम आया और उस वजह से अब ऐसा लगता है कि क्योंकि वहाँ जितने भी एग्जिट पोल हैं वो ज़्यादातर अभी भूपेश बघेल को या कांग्रेस को आगे बढ़ता दिखा रहा है। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। भारतीय जनता पार्टी का अंतर 5-7 सीटों का ही रह गया है। अब वो बात दूसरी कि वो धागा, वो रेखा क्या पार कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? फिलहाल मुझे तो नहीं लगता। इस लिहाज से वहाँ की राजनीति में कांग्रेस आलाकमान भूपेश बघेल को अनदेखा नहीं कर सकता, चाहे टीएस सिंहदेव कुछ भी कहते रहें कि साहब मैंने 5 साल अपमान का घूंट पिया है, कड़वा घूंट पिया है, या ये कहें कि साहब एक बार की बारी रह गई, ये तो मेरा एक ही चुनाव रह गया, उसके बाद अब मैं क्या कर पाऊँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिंहदेव जो काका के नाम से ये भूपेश बघेल जो काका के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका जो ज़मीनी जुड़ाव है, किसानों के प्रति जो उनकी जुड़ाव है, योजनाएं हैं, गोबर से जुड़ी से लेकर के और छत्तीसगढ़िया समाज को उन्होंने जो ऊपर रखने का काम किया, अस्मिता का काम किया है, वो बिल्कुल अलग किस्म का है। इसलिए कांग्रेस आलाकमान जो एक अकेला राज्य है, जो बड़ा राज्य है, जहाँ से जीतने की संभावना ज़्यादा है, राजनीति में तो कुछ भी जीता जा सकता है, लेकिन पक्की संभावना अगर भूपेश बघेल के लिए नज़र आ रही तो उनको अनदेखा नहीं किया जाता, वो भी मुख्यमंत्री होने ही होना है। आते हैं तेलंगाना पर। तेलंगाना में 119 की विधानसभा है। हम सबको याद होगा कि 2013 में वहाँ पर विधानसभा अलग राज्य बना तेलंगाना और केसीआर अकेले ऐसा नहीं रहे जो 10 साल के अंदर संघर्ष करके उन्होंने अलग राज्य पा लिया और 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा वोट रहा उनके पास में, लेकिन इस बार उनकी कुछ हालत खस्ता नज़र आ रही है और उनके ख्वाब तो बहुत बड़े थे, लेकिन वो ख्वाब पे पानी पड़ गया और अब पिछले कुछ ही महीनों में कांग्रेस ने जो कमाल करने की कोशिश की है, उससे वहाँ पर प्रादेशिक नेतृत्व ने जो कमाल किया है, उसकी वजह से केसीआर थोड़ा पीछे नज़र आ रहे हैं और उनके लिए संभावनाएं कम हो गई हैं। रेवंत रेड्डी नाम के सज्जन जो हैं वो उभर के सामने आए हैं। रेवंत रेड्डी वहाँ पर 2021 से कांग्रेस ने की कमान उन्होंने संभाली है, लेकिन ये जो सज्जन हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो पहले क्या थे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता थे और फिर उसके बाद में विधान परिषद के सदस्य निर्दलीय बन गए जिला पंचायत के रास्ते होकर के। उन्होंने एक चालाकी की थी
कि जिला पंचायत में जगदीश्वर रेड्डी को हराया था और ये चालाकी इसलिए कर पाए थे वो कि उन्होंने कई जगदीश्वर रेड्डी को सामने मैदान में खड़ा कर दिया था। 2007 में वो विधान परिषद के सदस्य बन गए निर्दलीय और फिर चंद्रबाबू नायडू टीडीपी में उनको ले आए और 2009 में उन्होंने टीडीपी के टिकट पर 5 बार के विधायक रहे गुरुनाथ रेड्डी को हराया तो चर्चा में आ गए। गुरुनाथ रेड्डी 5 बार के विधायक रह चुके थे और 2014 में फिर जीते और 17 में उनको टीडीपी ने फ्लोर लीडर पद से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि तेज तर्रार थे और तेज तर्रार होने के नाते फिर वो 2018 में उनका चुनाव हारना पड़ा और 19 में सांसद भी बन गए भाई हमारे ये। लेकिन बाद में कांग्रेस को इनकी छवि, इनका जुझारूपन समझ में आया और 21 से कांग्रेस की इनको सामान ले ली। 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, जीतना लगभग पक्का है इनका। लेकिन इनके लिए रास्ता है तो अच्छा आसान है, लेकिन कुछ कांटे भी हैं, इनके विरोधी काफ़ी हैं। फिर भी अगर कांग्रेस वहाँ जीतती है तो रेवंत रेड्डी का मुख्यमंत्री बनना तय है। अंतिम मिजोरम है। मिजोरम में 40 सीटें हैं और पिछली बार आपको पता ही होगा एमएनएफ जिसके नेता जोरामथंगा हैं 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 4थी बार बनने की कगार पे हैं, क्योंकि सर्वे जो दिखाए जा रहे हैं उसमें उनको जितनी सीटें मिल रही हैं और फिर बाद में अपने साथियों पे उसको अगल बगल से ला करके वो आराम से मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। इस बार भी उम्मीद उनकी है, लेकिन जोराम पीपल मूवमेंट के नेता जो हैं लाल दुहामा, जो पूर्व आईपीएस अफसर हैं, यूँ बात दूसरी कि अब वो 74 साल के हैं और 84 में सांसद भी रह चुके हैं। उनकी भी उम्मीदें उन्होंने पाल रखी हैं और वो तब उनकी उम्मीदें काम आएंगी अगर वो बहुमत से जीते। अगर नहीं बहुमत से जीते तो फिर जोरामथंगा ही बनने वाले हैं वहाँ। वजह उसकी साफ है कि जोरामथंगा और केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का उनसे अच्छा उनका संबंध है। भारतीय जनता पार्टी भी 2-4 सीटें वहाँ आती रही हैं, तो इस बार भी उनके साथ मिलकर के वो कमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आपके राज्यों के मुख्यमंत्री ये मतलब होने हैं, लेकिन ये राजनीति है भाई साहब। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत उलटफेर भी हो सकता है, लेकिन लगभग ये तय है। और 2024 के मद्देनज़र खास तौर से भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेगी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में कोई बदलाव की बड़ी कोशिश की जाए। हाँ, छत्तीसगढ़ में अगर उसके नाम पे लॉटरी निकल आई तब तो बात दूसरी है। छत्तीसगढ़ में 5-7 सीटों का अंतर होने वाला है, अगर उसके नाम लॉटरी निकल आती तो बात दूसरी। अदरवाइज भूपेश बघेल वहाँ पक्के हैं। तो ये आपके नए मुख्यमंत्री होंगे जो आपको हफ्ते भर पहले लगभग, क्योंकि कल रिजल्ट आएगा और उसके 3-4 दिन बाद तक नेता पद का चुनाव की औपचारिकताएं होती हैं, वो होती रहेंगी। 4-5 दिन बाद ही आपको पक्के मुख्यमंत्रियों का पता लगेगा। हम आपको पहले बता रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए।